सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आज का जो आपका प्रोग्राम है इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए किस वजह से आपको चंडीगढ़ से आज गुरुग्राम आना पड़ा? आज गुरुग्राम में विभिन्न एनजीओ के द्वारा चलाए गए दिव्यांग संबंधित सुविधाओं और उनके द्वारा जो संस्थान चलाए जा रहे हैं उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा जिला प्रशासन के साथ मिलकर जिला भर में दिव्यांगजन के हितों में विभिन्न विभागों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी समीक्षा की गई। दिव्यांगजन के लिए खुला दरबार लगाया गया और उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। कितने दिव्यांगजनों की समस्याएँ आपके माध्यम से प्राप्त हुई? आज मैंने यहाँ 5 कार्यक्रम किए। उन 5 कार्यक्रमों में लगभग 50 दिव्यांगजन ने या उनके अभिभावकों की ओर से समस्याएं रखी गई, जिनमें से 35 का मौके पर ही निदान हो गया। कुछ समस्याएं इस प्रकार की थी जो लंबे समय में सुलझने वाली हैं और कुछ जो है आने वाले समय में सुलझा दी जाएंगी। मेनली किस चीज़ से संबंधित समस्याएँ दिव्यांगों को आ रही हैं आज के समय में? अधिकांश जो समस्याएं दिव्यांगजन को आ रही हैं वो विद्यालयों में प्रवेश के बारे में, उनको दी जाने वाली सुविधाएं, कुछ की पेंशन संबंधी समस्याएं हैं, कुछ की कृत्रिम अंग संबंधी समस्याएं हैं और कुछ कर्मचारी भी इस प्रकार के थे जिनकी पदोन्नति संबंधी और अधिकांश की रिक्रूटमेंट संबंधी, क्योंकि सरकारी योजनाओं के अनुसार 4% नौकरियों में आरक्षण है, लेकिन बहुत समय से दिव्यांगजन का जो बैकलॉग है उसकी वैकेंसियाँ निकली नहीं। यह भी दिव्यांगजनों की ओर से विषय आया है। एमसीजी के विरुद्ध भी कुछ शिकायतें आई कि वहाँ पर दिव्यांगजन ने 11 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, वेंडर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाए, लेकिन आज भी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसी विभिन्न समस्याएं सामने आई। एमसीजी जैसे कि वेंडर लाइसेंस दे रही है, आपने बताया कि 5% उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए दिव्यांगों को। तो क्या इस बारे में विभाग को मालूम है या विभाग के पास में कोई रिटर्न में लिखा हुआ है बाहर नगर निगम में या सरकार के पास में कि इस तरह से उनको देना चाहिए या नहीं? विभाग को यह अच्छे से मालूम है, क्योंकि जो कानून है वो देश की संसद के द्वारा पारित किया गया है। प्रत्येक कानून जिस दिन से नोटिफाई होता है उसी दिन से लागू हो जाता है। इसके लिए अलग से लिखित देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, विभाग को दिव्यांगजन संबंधी जो अधिकार हैं वो अपने बोर्ड पर लिख करके मुख्य द्वार के पास में ज़रूर चस्पा करने चाहिए। यह हिदायतें समय समय पर विभिन्न विभागों को दी गई हैं, आगे भी दी जाएगी। सर जैसे कि एक्सेसिबिलिटी की बात की जाती है तो ज़्यादातर सरकारी कार्यालय जो है व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी होने चाहिए, लेकिन गुरुग्राम में सेक्टर 14 में हुड्डा ऑफिस है, एचएसवीपी का वीपी का ऑफिस है, वहाँ पे इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर साहब खुद फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं। एस्टेट ऑफिसर 1 है वो खुद फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं, वो नीचे नहीं बैठते, ऊपर बैठते हैं, तो उनके पास दिव्यांग को जाने में बड़ी परेशानी होती है। पिछले दिनों भी एक ऐसा ही मामला आया था जब व्हील चेयर पे एक व्यक्ति को उठा करके ले करके गए थे ऊपर, तो इस बारे में आप क्या करना चाहेंगे? यह मामला मेरे संज्ञान में है। इस पर एक मुकदमा यहाँ के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ दायर किया गया है, जिस पर आगामी तिथि लगाई गई है और इसका निर्णय बहुत जल्दी होगा। और एक्सेसिबिलिटी न केवल सरकारी विभागों में अपितु सरकार के द्वारा बाकी भी जो सार्वजनिक भवन हैं, भले ही उसका मालिक प्राइवेट हो, लेकिन जिसका जनता उपयोग करती है उसको निश्चित रूप से दिव्यांग फ्रेंडली बनाना ही होगा, इसको एक्सेसिबल बनाना ही होगा। इसके लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद हमने 2 जिलों को अभी पहले दौर में चुना है, जहां 31 दिसंबर 2022 तक प्रत्येक भवन को दिव्यांग फ्रेंडली बनाना है। जी। सर दिव्यांगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो हरियाणा में कोई भी ज़िला हो, पिछड़ा ज़िला हो या फिर साइबर सिटी गुरुग्राम कहना चाहें। लोग डरते हैं कि पता नहीं कहाँ बनेगा, किसके पास बनेगा, फिर उनके पास जाते हैं, पूछते हैं, वो कहते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। कई लोगों को ऑनलाइन के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, उसके बाद में वो नहीं बनवा पाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जिसकी ज़रूरत होती है 40% विकलांगता, लेकिन वो किसी सोर्स के कारण से 70% या 75% का विकलांगता सर्टिफिकेट बनवा करके और जो रियल में जो उनको हक मिलना चाहिए उससे कहीं अधिक ले लेते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 प्रश्न हैं जो मैंने एक साथ पूछे आपसे। जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, बहुत
व्यापक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इस बात को प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि अब दिव्यांग को किसी भी चिकित्सालय में सीधे जाने की आवश्यकता नहीं है, और चिकित्सालयों में भी बोर्ड पर यह दर्शाया गया है कि आप कृपया पहले पंजीकरण करवाएं, और अगर स्वयं नहीं कर सकते तो किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर केवल 20 रुपया शुल्क देकर के पंजीकरण करवा सकते हैं, जो किसी न किसी सीएमओ के कार्यालय में चला जाएगा। वहाँ से उनके द्वारा दी गई मेल आईडी अथवा फ़ोन नंबर पर संदेश के माध्यम से दिव्यांगजन को बताया जाएगा कि उनको किस तिथि को असेसमेंट के लिए आना है। न केवल उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनेगा, अपितु उनका यूडीआईडी कार्ड भी उसके साथ साथ ही जनरेट हो जाएगा, और अब वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पर बनेगा। इसलिए किसी भी दिव्यांग को इसमें अलग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है कि अनेक ऐसे दिव्यांगजन हैं जो अपनी वास्तविक प्रतिशतता से अधिक बनवा लेते हैं, और कुछ उल्टे भी आए हैं केस कि जहाँ वास्तविक प्रतिशतता शायद अधिक है और उनका दोबारा से असेसमेंट किया गया तो उनकी शिकायत है कि उनका रिड्यूस कर दिया गया, घटा दिया गया। जी जी। ऐसे तमाम केसों में हमने पहली बार राज्य स्वास्थ्य महानिदेशक को अपीलीय अधिकारी घोषित किया है। तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति जो प्रभावित है, चाहे विभाग हो सकता है या व्यक्ति हो सकता है, एग्रीव्ड पर्सन ये डेफिनेशन है, वो शिकायत कर सकता है, अपील दायर कर सकता है, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन। और वो जो स्वास्थ्य महानिदेशक हैं वो 5 डॉक्टरों का पैनल उसी विषय का तैयार करेंगे, वो असेस करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा। सर कैसे डिसाइड होता है कि विकलांग 40% है या 50% है या 70% है? मतलब क्या मापदंड हैं उसके? क्या कोई मशीन से किया जाता है या फिर आपने या मतलब किसी भी पैनल के डॉक्टर ने देखा कि भाई मुझे 40% लिख देना है या 50% लिख देना है? तो क्या मापदंड अपनाए जाते हैं जब ये सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं? इसके लिए एक पुस्तिका है। प्रत्येक विषय का जो विशेषज्ञ है, मानो आई का है, जी। आँख का अगर डॉक्टर है तो वो विजन चेक करेगा। अगर विजन यहाँ तक का है तो इतना प्रतिशत, विजन यहाँ तक का है तो इतना, और उसी तरह से नाक कान गले का है डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिक है, तो हर डॉक्टर के पैमाने निश्चित हैं। उन पैमानों के अनुसार ही उनको असेस करना होता है। अब कोई समय रहता होगा कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी प्रतिशतता घोषित कर दी जाती थी, लेकिन अब प्रतिशतता निश्चित रूप से मानकों के अनुसार ही देनी है। और अगर किसी चिकित्सक के द्वारा मानकों के विरुद्ध जाकर के निर्णय किया जाता है तो न केवल उसकी अपील का अधिकार है, अपितु ऐसे चिकित्सक के विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का विधान है। सर जैसे कि देखा गया है कि जब से आप कमिश्नर बने हैं उसके बाद में आपने बैकलॉग भरवाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है हरियाणा के अंदर खासकर। तो ऐसा क्यों हुआ है कि आपसे पहले जो कमिश्नर रहे हैं उन्होंने इस विषय में कोई पहल नहीं की है? देखिए, मैं अपने से पिछले वालों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, और उन्होंने भी अपने समय के अनुसार बहुत अच्छा किया ही होगा। किसी एक क्षेत्र में मुझे करने का अवसर मिला होगा तो शेष ऐसे बहुत सारे पक्ष होंगे जो मैं नहीं कर पाया हूँगा, और मेरे से पिछले वालों ने बहुत अच्छा किया होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जो समय के अनुसार चलती रहती है। हमारे से पीछे वाली पीढ़ियों ने भी किया, और मेरे से आने वाली पीढ़ियाँ मेरे से भी बहुत अच्छा करने वाली हैं। तो इसलिए कोई श्रेय लेने का विषय नहीं है। जहाँ मैं अपना कर्तव्य का पालन कर पा रहा हूँ वहाँ मैं करूँगा, मेरे से पहले वालों ने भी किया, मेरे बाद वाले भी करेंगे। जी। ऐसी मांगे भी उठ रही हैं दिव्यांगजनों की तरफ से कि स्टेट कमिश्नर तो आप हैं ही हरियाणा के, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं पूरे भारत में, आपको इंडिया का कमिश्नर बना देना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे इस पर टीका टिप्पणी करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि मुझे जो दायित्व मिला है उसको मैं ईमानदारी से निर्वहन करूं, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और मैं भी गलतियों का पुतला हूं, नई गलतियां मेरे से भी होती हैं। मैं ईश्वर से और दिव्यांगजन से यही प्रार्थना है कि मेरे से जितने से ज़्यादा काम हो सकता है मेरे से करवाया जा सके, मैं करता रहूँगा। जब तक स्वस्थ हूँ मैं करता रहूँगा, इतनी कहना। सर, हमारे दिव्यांग अगर अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उनको क्या एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है सरकार से? उनको ऋण प्रदान करती है बहुत सस्ती लोन रेट पर। 6% वार्षिक पर 50 लाख रुपए तक का ऋण एक दिव्यांग को अपना कामकाज प्रारंभ करने के लिए प्रदान किया जाता है। हरियाणा में 2 हमारी एजेंसीज हैं,
जिनके माध्यम से यह लोन प्राप्त किया जा सकता है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग निगम, जिनको भारत सरकार और हरियाणा सरकार हर वर्ष जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से राशि प्रदान करती है। 1.5 लाख रुपए तक की किसी भी दिव्यांग को गारंटर की भी आवश्यकता नहीं है। सर कोई स्किल डेवलपमेंट भी दिया जाता है इन्हें, जैसे जी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके अंतर्गत में इनके लिए कुछ खास प्रोग्राम हो? जी, प्रधानमंत्री कौशल रोजगार निगम ने भी उसके योजना के अंतर्गत भी उनके जहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था है, प्रशिक्षण के पश्चात अगर वो उस क्षेत्र में अपना कामकाज करना चाहते हैं तो सब्सिडाइज रेट पर उनको विभाग भी मिलता है। जी, हमारी अजय भारत न्यूज़ के माध्यम से आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कोई ऐसी खबर देना चाहेंगे जो कि उनके हित में हो? मैं एक समाचार जरूर देना चाहूँगा कि हरियाणा में पहले तय किया गया था कि सभी दिव्यांगजन को 31 अगस्त 2022 तक अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा लेना है, अन्यथा 1 सितंबर 2022 से उनको मिलने वाले तमाम लाभ, जिनमें कन्वेंस अलाउंस, जिनमें रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, बस पास, ट्रेन पास, रीइंबर्समेंट इत्यादि इत्यादि, वो सब लाभ बंद हो जाएंगे। डिसेबिलिटी पेंशन भी बंद हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि हरियाणा में केवल 30% लोगों को ही हम ये यूडीआईडी कार्ड आज तक बनवा पाए हैं, इसलिए सरकार ने तय किया है इस अवधि को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा। बहुत दिव्यांगजन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए आपके तमाम दर्शक कम से कम एक एक दिव्यांग को अडॉप्ट कर लें, बिना कहे उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए पहल करें, तो निश्चित रूप से यह जो न्यूज़ चैनल है ये अपने उद्देश्य में और अधिक समर्थ होगा और अधिक सफल होगा, इतना मेरा कहना है। तो आज हम हैं गुड़गांव के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। यहाँ पर आए हैं दिव्यांगजनों के कमिश्नर मिस्टर राजकुमार मक्कड़ जी, जिन्होंने दिव्यांगों को लेकर कुछ स्पेशल योजनाओं के बारे में सबको सचेत किया है और आप को बहुत अच्छी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं।